ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में लास्ट लेक्चर में जो है हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड हमने किया था, जो कि एक ऑप्टिमैलिटी टेस्ट है। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में दो तरह के टेस्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। फर्स्ट जो आपके पास टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट है, NWC आपके पास जैसे, और वैम मेथड है या लीस्ट कॉस्ट मेथड है, जो कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आपको। और सेकंड जो आपके पास है बेटा, वो टेस्ट जो है आपको ऑप्टिमलिटी, ठीक है, सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको जो है प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टेपिंग स्टोन मेथड और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा, देखिए मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। आपने देखा बेटा, आपके पास स्टेपिंग स्टोन मेथड में क्या होता है, पहले आप ये तो चलो आपका सेम पार्ट होगा, इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालना तो किसी भी मेथड से, तो जैसे यहाँ पर हमने निकाला है। अब स्टेपिंग स्टोन मेथड में क्या होगा, आपके पास जो अनऑक्युपाइड सेल होंगी उन सभी अनऑक्युपाइड सेल के लिए आपको क्लोज पाथ निकालने होंगे। देन यू हैव टू एवेल्युएट नेट चेंजेस इन कोस्ट, ठीक है, नेट चेंजेस फिर आपको निकालना, पहले क्लोज पाथ निकालना हर एक के लिए, और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब आप ये सोचिए बेटा, यहाँ पर आपकी 6 सेल्स थी जो अनऑक्युपाइड थी, और गिवन जो आपकी जो मैट्रिक्स है वो है 3/4 की पोस्ट मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ 4 डेस्टिनेशन हैं और 3 आपके ओरिजिन्स हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो मैट्रिक्स बनी इसमें जो है 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो बेटा आप यहाँ पर सपोज कर सकते हैं जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ेगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ ओरिजिन्स या नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस आपकी इंक्रीज होंगी, वैसे वैसे आपके लिए इसमें कैलकुलेशन और ज्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होती जाएगी, क्योंकि लेंथी हो जाएगी प्रोसेस काफी, ठीक है ना। लेंथी क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं नंबर ऑफ एलोकेशंस तो आपकी m+n-1 बनने वाली हैं, तो अनऑक्युपाइड सेल्स उतने ही ज्यादा होते चले जाएंगे आपके पास। जितने ज्यादा अनऑक्युपाइड सेल्स होंगे उतने ही आपको क्लोज पाथ ड्रॉ करने होंगे, उनके अकॉर्डिंग नेट चेंज आपको एवेल्युएट करके देखना होगा। इट मींस दिस विल बिकम सो लेंथी इफ योर डायमेंशन इज बिग, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ पर जो आपका मोदी मेथड है, ठीक है, इसको मोदी मेथड भी कहते हैं, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो यहाँ पर जो है ये मेथड जो है लार्ज डायमेंशन के लिए जो है आप स्पेशली इसको जो है यूज करते हो टू सॉल्व लार्ज डायमेंशन प्रॉब्लम्स। वी यूज दिस मेथड, मोदी मेथड, ठीक है बेटा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मेथड को हम स्मॉल डायमेंशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है इसको स्मॉल डायमेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब सभी प्रॉब्लम्स के लिए ओवरऑल। स्टेपिंग स्टोन मेथड को भी सभी प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते हैं, बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर लार्ज डायमेंशन होगी तो, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, स्टेपिंग स्टोन मेथड को, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, स्टेपिंग स्टोन मेथड शुड बी अप्लाइड ओनली टू प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल डायमेंशन, okay, as it become quite tedious for large dimensions. So to solve large dimension problems we use Modi method, ठीक है। Now what is our Modi method, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखिए कि क्या डिफरेंस है, किस वजह से ये उससे जो है कम डिफिकल्ट या फिर लेंथी पड़ता है। एक्चुअली जो क्लोज लूप होते हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड में, क्लोज लूप आप हर एक अनऑक्युपाइड सेल के अकॉर्डिंग बनाते हो, लेकिन यहाँ पर जो आपका क्लोज लूप होगा वो सिंगल अनऑक्युपाइड सेल के अकॉर्डिंग आप एवेल्युएट करोगे, जिसमें जो कि आपकी नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेक्ट होगा, यानी सिर्फ एक के लिए इन लास्ट। तो यही इसका बेसिक डिफरेंस है, आप देख सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड इज दैट इन द स्टेपिंग स्टोन मेथड क्लोज्ड लूप्स आर ड्रॉन फॉर ऑल अनऑक्युपाइड सेल्स फॉर डिटरमाइनिंग देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपके पास क्लोज लूप हर एक अनऑक्युपाइड सेल के रिगार्डिंग हमें जो है फ्रेम करना पड़ता है। However, in the Modi method, the opportunity cost of all the unoccupied cells are calculated. पहले हम opportunity cost calculate करते हैं, and the cell with the opportunity cost of all unoccupied cells are उसके बाद क्या होता है, the cell with the highest negative opportunity, जिसकी हाईएस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी होती है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और सिर्फ उसी का क्लोज लूप हम ड्रॉ करते हैं। सो ओनली वन लूप, आप देख सकते हैं, ओनली वन लूप इज ड्रॉन फॉर द हाईएस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो मोदी मेथड से आपकी सॉल्व होती है ऑप्टिमम सॉल्यूशन,
वो जो है आपके पास जो है थोड़ा आपके पास सिंपल पड़ता है किससे, स्टेपिंग स्टोन मेथड से, क्योंकि स्टेपिंग स्टोन मेथड में हर एक अनऑक्युपाइड सेल के अकॉर्डिंग आपको क्लोज लूप फ्रेम करना पड़ेगा और यहाँ सिर्फ एक के, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये आपके स्टेप्स हैं, ये आपके जो है स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपके सारे के सारे जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाय डिस्कसिंग एन एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो जो हमने यहाँ पर भी बेटा हम वही करेंगे जैसा कि हमने जो है स्टेपिंग स्टोन मेथड में जो हमने पर्टिकुलरली लिया था एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल हमने ले लिया एज इट इज, उसको सॉल्व करके रख लिया वेब मेथड से, ठीक है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमने निकालेंगे, वो वेब मेथड से हमने एज इट इज इसको ले लिया है सॉल्व करके, ठीक है। इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ये आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। नाउ वी परफॉर्म ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, ठीक है। हालांकि इसके लिए हम पहले चेक कर चुके हैं, पर फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आप ये देखो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हो, आप जो है सिर्फ अपनी ये कौन सी वाली है आपकी जो अपॉर्चुनिटी, जो आपकी ऑक्युपाइड सेल्स हैं उनको नोट करते हो। अब आप इसमें नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 है आपकी जो है आपकी क्या कह सकते हैं ऑक्युपाइड सेल्स। अब ये कितने बनेंगे आपके पास, m आपका यहाँ पर बेटा 3 है, n आपका यहाँ पर 4 है, m प्लस n माइनस 1 फर्स्ट कंडीशन थी ना आपकी टेस्ट की, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन m प्लस n माइनस 1 होनी चाहिए नंबर ऑफ एलोकेशंस, तो यहाँ 6 ही है तो वो अप्लाई होती है। सेकंड आपकी कंडीशन थी एलोकेशन शुड बी इंडिपेंडेंट, तो वो भी हम ऊपर चेक कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ फिर से हम चेक नहीं कर रहे क्योंकि ये वही एग्जांपल हमने लिया पर्टिकुलर जो हमने स्टेपिंग स्टोन से हमने किया था, क्योंकि हम यहाँ पर जो है कोई भी क्लोज लूप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे बाय यूजिंग ऑक्युपाइड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेटा ये आपका है दोनों कंडीशन ऑप्टिमैलिटी टेस्ट की जो फुलफिल हुई, m प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ एलोकेशंस है प्लस आपकी सारी एलोकेशंस इंडिपेंडेंट है, सो वी कैन अप्लाई ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, हियर वी विल यूज मोदी मेथड। तो यहाँ आप देखो मोदी मेथड में हम क्या करते हैं, हर एक सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम जो है एवेल्युएट करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। तो बेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एलोकेटेड सेल्स है सिर्फ हमने वही नोट की है, यहाँ पर आप देखो 19 है ना, 19 देखो जो सर्कल में जो है ना वो तो नंबर ऑफ एलोकेशंस ऑफ यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स हमने एलोकेट किया है 19, आपके पास क्या है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम P1 टू D1, ठीक है ना, फ्रॉम द ओरिजिन P1 टू द डेस्टिनेशन D1, ये है आपके पास। और 5 आपके पास क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, 5 यूनिट्स आपने इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर आपने ट्रांसपोर्ट की है, ठीक है। तो 19 हमने ले लिया, उसके बाद बेटा हमने जो जो एलोकेशन से 10 40 12 60 ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स में बाकी हमने ब्लैंक छोड़ दिए। अब ये जो आपके पास जो बेटा अवेलेबिलिटीज है हमने इसको U1 U2 U3 नाम दे दिया, और ये जो आपके पास जो डिमांड है उसको हमने V1 V2 V3 V4 नाम दे दिया, ओके बेटा। यहाँ पर U1 U3 तो आपके पास जो है सिंपली मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा बोलती हूँ बेटा, ये आपके पास जो है ये तो आपकी अवेलेबिलिटीज हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, ये एक अलग चीज है, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने आपसे वो स्टेटमेंट दी है, ये अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट अलग चीज है। हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है आपकी जो ये नंबरिंग है, ये जैसे 19 है 10 है 40 है 60 है 20 है, हम क्या करेंगे इनको एलोकेटेड सेल्स जो आपके पास हैं उनके लिए हम जो है वैल्यूज हम एवेलुएट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं इनका सम हमने U1 कह दिया, इसका U2 इसका U3, ये V4 V3 V2 V1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रो को तो हमने U1 U2 U3 कह दिया, कॉलम मेंबर्स को हमने V1 V2 V3 V4 कह दिया। अब हम ये कह रहे हैं बेटा इन दोनों का सम U1 प्लस V1 इज 19, ठीक है। हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हम यहाँ पे एवेल्युएट करेंगे, इनको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। ये आपकी जो है ना 19 आपकी क्या थी, ये आपकी कॉस्ट ही तो है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट, ठीक है ना, फर्स्ट ओरिजिन टू फर्स्ट डेस्टिनेशन। तो इस तरह से 19 को हमने क्या कहा U1 प्लस V1, ठीक है। और आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये देखो 12 क्या बनेगी U1 प्लस V4, ठीक है, एडिशन हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है आपके पास डेल आई जे हम लिखते हैं बेटा, डेल आई जे इज UI प्लस VJ, यहाँ पर आगे हमारे पास होगा भी मेंशन, ये यहाँ पर CIJ हमने कॉस्ट जो आपके पास है CIJ, सॉरी इसको CIJ तो कहते हैं हम इनको, कॉस्ट फॉर
कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट कॉस्ट फ्रॉम द ओरिजिन आई टू डेस्टिनेशन जे। इसको एवेल्युएशन का हमारा फार्मूला है यू आई प्लस वी जे, ये हम एवेल्युएट करेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो है आपकी जो वैल्यूज ऑलरेडी हैं, जो एलोकेटेड सेल्स की थी, सिर्फ उन्हीं वालों को हम ले लेते हैं। हमने ये सारी नोट कर ली। जैसे 10 के लिए क्या बना, V2 प्लस U3, ठीक है, 10 के लिए U3 प्लस V2, ठीक है ना। ये सारी हमने यहाँ पर नोट कर ली सबके लिए। अब नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमें सारी UI और VIs की वैल्यू चाहिए इंडिविजुअली, UIs और VIs की वैल्यूज को एवेल्युएट हम करना चाहते हैं, बट जब तक कोई एक वैल्यू नहीं होगी इनमें से, तब तक हम इनको क्या नहीं कर सकते, एवेल्युएट नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी कांट ओके एवेल्युएट ऑल दिस। सो इसके लिए हमें पर्टिकुलरली किसी एक वैल्यू को, क्योंकि ये इन नंबरिंग कितनी हुई आपकी, 7 हुई, 7 है आपके पास, 3 वेरिएबल UIs के हैं और 4 वेरिएबल VIs के हैं, U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4, 7 वेरिएबल्स हुए, 6 आपके कंस्ट्रेंट्स गिवन है, 6 इक्वेशन गिवन है। सो यू नीड वन मोर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी UI या VI को हम 0 कह देते हैं बेटा, कोई भी एक वैल्यू दे देते हैं। हालांकि रूल तो ये है आप किसी भी एक को UIs को, आइदर UIs को या फिर VJs को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम U1 को 0 दे देते हैं, फर्स्ट वन को ही चूज कर लिया और वो भी 0 चूज कर लिया, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी से इजी बनाने के लिए। ओके, तो हमने U1 को 0 हमने ले लिया। जैसे ही U1 को 0 लिया, सारी की सारी इक्वेशंस सॉल्व होती चलेंगी और आपके पास सभी वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो U1 0 पुट होते ही V1 19 आ गया, ठीक है, U1 0 होते ही V4 12 आ गया, ठीक है, आपके पास इस तरह से आपके पास आ जाएंगे। और जब V1 V4 की वैल्यू आ जाएगी बेटा, V4 की वैल्यू 12 आते ही आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 48। तो इस तरह से सारी सॉल्व हो जाएंगे आपके पास, एक के बाद एक में सब्स्टिट्यूट होती जाएंगी वैल्यूज, और इस तरह से हमारी सारी वैल्यूज एवेल्युएट हो गई, सारे U1 एवेल्युएट हो गए, सारे VIs आपके पास जो है एवेल्युएट हो गए। Now using these value, we fill the vacant cells of the above table using Cij is equal to UI plus Vj। कौन सी थी वैकेंट, ये वाली अनऑक्युपाइड सेल्स, अनऑक्युपाइड सेल्स की वैल्यू वो हम खुद जो है फिल कर लेंगे यहाँ पर। ये हमने इसके अकॉर्डिंग जो है फिल कर लिया। ये सारी वैल्यूज थी ना हमारी VIs की और UIs की, हमने UI प्लस Vj ये इसका यूज करके हमने ये सारी फिल कर ली, ठीक है बेटे। अब बेटा यहाँ पर क्या है, अब हम क्या करेंगे, आपके पास जो है ये तो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने फाइंड आउट की है, ठीक है, ये जो 2 -8 67 50 ये सब। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग दीज वैल्यू फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स। ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स, ये ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि ये तो अभी हमने क्या की है, इस तरीके से प्रिपेयर की है। ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स तो आपके पास ये रही, ये है ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स। इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ 30 है, यहाँ 50 है, और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, 2 और -8। ओके, सो हम क्या करेंगे, अब हम नेट एवेल्युएशन करेंगे। आपको ध्यान होगा स्टेपिंग स्टोन मेथड में नेट एवेल्युएशन आप क्लोज लूप ड्रॉ करने के बाद हम करते थे, पर यहाँ पर नेट एवेल्युएशन की वैल्यू है del ij, ठीक है। आप देख सकते हैं बेटा नेट एवेल्युएशन की वैल्यू हमने del ij रखी है, जो कि क्या है Cij माइनस UI प्लस Vj। Cij ओरिजिनल जो आपके पास गिवन है मैट्रिक्स, और UI प्लस Vj जो आपने अब एवेल्युएट की है। एवेल्युएट करोगे, V2 की वैल्यू वहां 30 थी, यहाँ -2 28 आ गया, ठीक है, V2, ठीक है, इस तरह से वहां 50 थी, ये सारे सब्ट्रैक्ट किया आपने, सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर बेटा अनऑक्युपाइड सेट के लिए आपने एवेल्युएट कर ली। अब जो है इसमें आप मोस्ट नेगेटिव चूज करोगे। देखो बेटा यहाँ पर आके आपके केसेस बनते हैं जैसे वहां बनते थे। आप नेट एवेल्युएशन को चेक करोगे, नेट एवेल्युएशन, ये आपकी नेट एवेल्युएशंस हैं। इनमें अगर आपके del ij ग्रेटर देन 0 है, सारे के सारे del ij ग्रेटर देन 0 है, अगर आपके सभी नेट एवेल्युएशन ग्रेटर देन 0 है, then the given solution is your optimal solution। यही सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपके del ij ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, then also you conclude that your given solution is the optimal solution, but because one of the value is 0 also, greater than equal to 0 यानी एक 0 भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ del ij का 0 भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर आपके जो है मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, मोर देन वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके पास जो है अब del ij अगर आपका लेस देन 0 है, in the case less than 0, then your initial basic feasible solution, then your given solution is not optimal solution, you have to improve it।
ओके, सो देयर इज अ चेंज, और चेंज लाने के लिए आप क्या करोगे, फिर से एलोकेशंस करोगे आप, ठीक है बेटे। तो इस तरह से एक बार मैं यहाँ तक की प्रोसेस आपको रिपीट कर रही हूँ बेटा, क्या क्या है हमने। सबसे पहले तो आपका काम होता है जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है उसको आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट करें कोई भी मेथड यूज करके। बट मोस्टली मैं यही कहूंगी कि वैम मेथड क्योंकि बेस्ट मेथड आपका है, ये मिनिमम कॉस्ट देता है, तो वैम मेथड ही आप अप्लाई करो जब तक कि स्पेशली कहा ना जाए। अगर देखो रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है कि आप लीस्ट कॉस्ट लगाओ या NWC नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाओ, तो आप के ऊपर फाउंडेशन है, आपको वही यूज करना है जो आपको कह दिया। अदरवाइज आप वेब मेथड लगाओ, वेब मेथड से हमने इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकाला, ठीक है बेटा। अब एलोकेटेड सेल्स हमने नोट कर ली, 19, 10, 40 कॉस्ट मैट्रिक्स वाली एलोकेटेड सेल्स। अनऑक्युपाइड को हमने ब्लैंक छोड़ दिया, इसको हमने रो U1 U2 U3 ले लिया, V1 V2 V3 V4 हमने कह दिया, ठीक है, कॉलम वाली वैल्यूज को। अब हमने ये जो ऑक्युपाइड सेल्स आपकी थी हम कैसे निकाल रहे हैं, हर एक इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू, कॉस्ट मैट्रिक्स की वैल्यू, नई कॉस्ट मैट्रिक्स हम तैयार कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज हम कैसे निकाल रहे हैं, UI प्लस VJ से निकाल रहे हैं। UI प्लस VJ, ये UI है और ये VJ आपके हैं। सबको अकॉर्डिंग टू दिस 19 बनेगा U1 प्लस V1, 10 बनेगा V2 प्लस U3, 40 बनेगा U2 प्लस V3, सबको नोट कर लिया। अब हमें सारे UIs और VIs की वैल्यू चाहिए, लेकिन क्योंकि 7 वेरिएबल्स है और 6 कंस्ट्रेंट्स है, वी कांट सॉल्व इट, so we have to give the value for any one of these variables, ठीक है। तो UIs और VJs में से आप किसी एक को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं ताकि आप आगे प्रोसीड कर सकें, ठीक है। तो हमने U1 को 0 कह दिया, जैसे U1 को 0 दिया वैल्यूज पुट होती गई और एक के बाद एक सभी वेरिएबल्स की वैल्यू आपकी निकल गई। सभी वेरिएबल्स की वैल्यू निकलने के बाद हम क्या करेंगे, हम बाकी जो अनऑक्युपाइड सेल्स है ना जो हमने ब्लैंक रखी थी उनको फिल कर लेंगे, एवेल्युएट कर लेंगे, किस फार्मूले से, UI प्लस VJ वाले फार्मूले से, ठीक है। सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये तो हमने निकाली है, एवेल्युएट किया UI प्लस VJ, पर ओरिजिनल CIJ तो गिवन है आपके पास गिवन मैट्रिक्स में, तो वो आप डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डेल IJ, ओरिजिनल गिवन मैट्रिक्स से और यहाँ पर जो आपने प्रिपेयर की है बेटा, ये जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास डेल IJ, ठीक है। डेल IJ हमने आपके पास एवेल्युएट कर लिया सिर्फ अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए, अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए सिर्फ। अब यहाँ पर जो है अनऑक्युपाइड सेल्स कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या हर एक नेट एवेल्युएशन ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो गिवन सॉल्यूशन ही ऑप्टिमल है। क्या हर एक नेट एवेल्युएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब देयर इज एटलीस्ट वन डेल IJ शुड बी 0। अगर आपके पास 0 है तो एक भी, तो वहां पर क्या होगा, आपके मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे एंड द गिवन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, यानी आप एक से ज्यादा जो है आप तरीके एलोकेशंस के यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपकी डेल IJ लेस देन 0 है, ठीक है, किसी भी I या J के लिए आपकी लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, आपके पास यहाँ पर आपका जो गिवन सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। इसमें आप फिर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ढूंढोगे, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेट चेंज क्या होता है कॉस्ट में, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपके पास आती है, ये है -20 बेटा। -20 अब जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है उसका मतलब ये होता है मोस्ट नेगेटिव में कि आपके पास जो है बेटा एवेल्युएशन जो आपकी है, ठीक है, जो आपकी एवेल्युएशन है -20, यानी पर यूनिट आप 20 बचा सकते हो। अगर आप यहाँ पर एलोकेशन करो तो पर यूनिट आपकी 20 जो है रुपीज सेव हो सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एलोकेशंस करोगे आप फिर से, ठीक है। अब सबसे पहला काम देखो, वहां तो हर एक अनऑक्युपाइड सेल के अकॉर्डिंग आप स्टेपिंग स्टोन में तो आप क्लोज लूप ड्रॉ करते थे, देन आप नेट एवेल्युएशन करते थे। यहाँ सिर्फ इसके अकॉर्डिंग आप क्लोज लूप ड्रॉ करोगे, जो आपकी मैक्सिमम जो है ना आपकी वैल्यू, जो नेगेटिव वैल्यू और मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो है आपके इसमें, ठीक है, नेट एवेल्युएशन में, उसके कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही क्लोज लूप आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी बेटा, वो इस तरह से आपकी हो जाएगी, ठीक है। वो आप देख सकते हैं क्लोज लूप, क्योंकि सेम आपका है। यहाँ पे देखो P2 D2 आपके पास ये वाला एलिमेंट आया है, यहाँ से यहाँ आप या तो यहाँ से यहाँ, यहाँ ये इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस माइनस आप अलॉट कर दोगे। थीटा वैल्यू हम ये मानते हैं कि जिसको हमें एलोकेशंस देती है, पॉजिटिव वालों पे प्लस थीटा, नेगेटिव वालों पे माइनस थीटा। देखो कैसे, यहाँ पर ये वाला थीटा 3 माइनस थीटा, क्योंकि इसको तो एलोकेशन हमें देनी है ना, P2 D2 है ये तो आपका,
ठीक है, वहां 3 एलोकेशन थी या 10 थी या 8 है, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ है बेटा, आप देख सकते हो 3 10 8, ये थीटा, ये 3 माइनस थीटा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है ना, थीटा 3 माइनस थीटा 10 प्लस थीटा 8 माइनस थीटा। थीटा जो इसको एलोकेशन हम देंगे वो हम पहले भी कर चुके हैं, नेगेटिव वालों में जो मिनिमम है एलोकेशन में वही हम एलोकेट करेंगे। ठीक है, ये देखो the maximum number of the units that can be allocated to the cell P2D2 through this loop is given by the minimum of the solution equation 3 minus theta is equal to 0, 8 minus theta is equal to 0। मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम क्या है, आपके पास 3 है, तो इम्प्रूव्ड जो आपके पास आएगी एलोकेशंस वो ये हो जाएंगे। आप जानते हैं बेटा आपने किस तरह से एलोकेशंस की है, जैसे आप यहाँ 3 एलोकेशंस दोगे तो पहले तो 60 को भी एलोकेशंस थी, लेकिन उस केस में 7 प्लस 3 पहले ही 10 हो चुका है, तो ये आपको रिमूव करनी पड़ेगी। फिर आपको ये मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, ये मेंटेन रखने के लिए वो आप एलोकेशंस यहाँ देनी पड़ेंगी। ठीक है, डिमांड को मेंटेन रखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ये पूरी की पूरी जो है न्यू एलोकेशंस जो है इम्प्रूव्ड एलोकेशंस जिनको आप कहेंगे वो आप यहाँ पर सेट कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बनेगी 799। अब बेटा अब हमें ये चेक करना है कि आपकी ये कॉस्ट ऑप्टिमल है या नहीं है, आपका ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। तो एक बार फिर से आप अपना जो है प्रोसीजर वो रिपीट करोगे। ऑक्यूपाइड सेल्स को नोट करो, अभी जो फ्रेश वाली है ऑक्यूपाइड सेल्स को हमने नोट कर लिया, फिर से यूआईज, फिर से वीआईज, फिर से हम सम करके सबकी वैल्यू लिखेंगे जो जो आपके पास है। देखो जैसे 30 है, 30 क्या है, u2 प्लस v2, u2 प्लस v2 इज इक्वल टू 30, इस तरह से। फिर से हमारे पास 6 कंस्ट्रेंट्स हैं और 7 वेरिएबल्स है, तो किसी एक को आप जो है कोई भी वैल्यू दोगे। यहाँ हमने u1 को 0 दिया, जैसे u1 को 0 दिया v1 19 निकल गया, u1 को 0 दिया v4 12 निकल गया। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से जो है सारी वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाएंगी, और इन वेरिएबल्स की वैल्यू यूज करके जो आपकी अनऑक्युपाइड सेल्स है ना, यहाँ पर जो अनऑक्युपाइड सेल्स है उनको ui प्लस vj के हिसाब से आप सारा का सारा फिल कर दोगे। ठीक है बेटा, सबको फिल कर दोगे। आपने यहाँ पर देखो ये फिल कर दिया। अब ये तो आपकी जो है आपने अभी तैयार की है, एक आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है। आप डेल आई जे प्रिपेयर करोगे जिसे आप नेट एवेल्युएशन कहते हो, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, ये आपके आ गए नेट एवेल्युएशन। अब इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, इनफैक्ट इक्वल टू 0 भी नहीं है, ऑल डेल आई जेस आर ग्रेटर देन 0। इट मींस दिस सॉल्यूशन इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। जो आपके पहला सॉल्यूशन था, फर्स्ट सॉल्यूशन था, आप देखो बेटा फर्स्ट सॉल्यूशन जो आपने यहाँ एग्जांपल में निकाला था, इसके कोरस्पोंडिंग वो आता है आपका 1000, इसके कोरस्पोंडिंग जो आप निकालते हो। नाउ अब जो इम्प्रूव्ड आपका सॉल्यूशन आया है वो क्या है, 799। सो व्हाट आर योर प्रॉफिट, व्हाट इज योर प्रॉफिट, ये है 1000 माइनस 799। ठीक है, टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी 799 है, तो मैक्सिमम सेविंग आपकी बन गई 201 by applying this method. Okay बेटा, so in this way you will apply your Modi method. ठीक है, ठीक है, तो उसके अगर कंपैरिजन में देखो तो ये काफी इजी पड़ता है। अब आपके पास जो है आपके मेथड्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपके एक दो टाइप आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की रहती है, जैसे कि आप नाम से देख सकते हो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बेटा अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर ध्यान दो तो आप पाएंगे कि इस तरह के जो आपके पास जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं जो कि आपसे नोट मांगते हैं, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे, डिजनरेसी वाली केस पे, नोट राइट ए नोट ऑन दिस, या फिर इसमें विद एग्जांपल इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए, इस तरह की चीजें। सो यू शुड क्लियर अबाउट इट। व्हाट डू यू मीन बाय अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम? द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वेयर इन द टोटल कैपेसिटी यानी टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल सोर्सेज and the total requirement means demand of all destinations are not equal is called the unbalanced transportation problem। इसका मतलब क्या है, जब आपकी जो है टोटल कैपेसिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी टोटल डिमांड के रिक्वायरमेंट के इक्वल ना हो, तब आप कहते हैं कि आपकी जो है प्रॉब्लम वो अनबैलेंस प्रॉब्लम है। बेटा मैं आपके साथ पहले भी मैंने डिस्कस किया है, क्या चीज डिस्कस की है कि आपकी जो है एग्जिस्टेंस, सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या है, टोटल डिमांड शुड बी इक्वल टू टोटल अवेलेबिलिटी। ये आपकी सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की डिमांड है। मींस इसका मतलब क्या है, एक तरह से ये तो आपकी जो है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। फॉर द सॉल्यूशन
यू मस्ट अश्योर दैट योर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड होनी चाहिए वो। तो आपकी जो है बैलेंस्ड कब नहीं होगी, जब डिमांड और अवेलेबिलिटी इक्वल नहीं होंगी, टोटल डिमांड और टोटल अवेलेबिलिटी इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, वो हमारी कोई इशू नहीं है कि डिमांड ज्यादा है या फिर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, क्या इशू है वो एक अलग बात है, लेकिन जब उनकी टोटल वैल्यू इक्वल ना हो तो आपकी प्रॉब्लम कहलाती है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। इसके रीजन क्या हो सकते हैं, दो डिफरेंट रीजन हो सकते हैं बेटा। एक तो एक्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी, कि आपके पास जो है अवेलेबिलिटी ज्यादा है और जो है डिमांड कम है। दूसरा क्या है, शॉर्टेजेस इन अवेलेबिलिटी, कि अवेलेबिलिटी कम है और डिमांड ज्यादा है, किसी भी तरह से कह लीजिए बात को। तो आप इन दोनों ही केसेस को कैसे डील करोगे। अगर आपके पास एक्सेस ऑफ अवेलेबिलिटीज है, आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर इन केस 1, यस यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा इन केस 1 we add a dummy destination in the transportation table with zero transportation cost, dummy destination, क्योंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, आप इस प्रॉब्लम को देखिए, इस प्रॉब्लम को, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये ए बी सी आपके ओरिजिन है, डी ई एफ जी ये आपकी डेस्टिनेशन है बेटा, ये आपका टोटल बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कैपेसिटी आपके पास क्या है, यहाँ हमने शो नहीं की है, ये है हमारी टोटल कैपेसिटी 160, 150, 190, 500, और ये आपकी जो है डेस्टिनेशन की है। नीचे अगर एक और लाइन दी होती तो वो है 80, 90, 110, 160, 440। सो बेटा ये सोर्सेज की जो कैपेसिटी है वो तो है 500 और डिमांड है 440। इट मीन्स यहाँ पर क्या दिक्कत आपके पास है कि एक्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी है, एक्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी। सो आपकी टोटल कैपेसिटी टोटल डिमांड के इक्वल नहीं है, तो ये आपकी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं है। बट वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर दिस। सो व्हाट टू डू, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम डमी डेस्टिनी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम डमी जो है आपके पास जो है सेल्स वो क्रिएट करेंगे। कैसे, वो डिपेंड करता है कि आपको डमी डेस्टिनेशन क्रिएट करनी है या डमी सोर्सेज क्रिएट करने हैं। यहाँ पर क्या है आपके पास एक्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी है, एक्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी यानी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, ट्रांसपोर्ट करनी होगी, डिमांड बढ़ानी होगी, राइट, डिमांड बढ़ानी होगी, डिमांड बढ़ानी होगी तो आपको डेस्टिनेशन क्रिएट करनी होगी बेटा। यहाँ पर ये देखो हमने क्या किया, डमी डेस्टिनेशन जी आपके पास थी ना, डी ई एफ जी, हमने क्या किया यहाँ पर एक और डेस्टिनेशन एच क्रिएट कर दी। ठीक है, क्योंकि ये डमी है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती रियलिटी में, बट टू मेक अवर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड, टू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन, वी हैव टू क्रिएट दिस। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम हर एक से देखो, ए ओरिजिन से एच तक 0 रख देते हैं, बी से एच तक 0 रख देते हैं, सी से एच तक 0 रख देते हैं, और जितनी कमी थी डिमांड में उतनी हमने फुलफिल कर दी। 60 जो एक्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी थी ना उतनी ही इसकी डिमांड रख दी। अब क्या हो गया, टोटल इक्वल बन गया आपका, राइट। अब हम बिल्कुल सेम मेथड से जो ऊपर हमने किए हैं, पहले वैम मेथड अप्लाई करके इसका इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर मोदी मेथड से इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। नो डिफरेंस, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी। और बेटा सेम तरीके से बच्चे, अगर आपके पास यहाँ आप ये मान लीजिए कि आपकी कैपेसिटी कम होती और डिमांड ज्यादा होता, उस केस में आप डमी ओरिजिन यहाँ पर क्रिएट कर देते, ए बी सी एक और ओरिजिन यहाँ पर क्रिएट कर देते, और सारे वही वही केस 000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कर देते, और अवेलेबिलिटी में जितनी कमी थी वहां अवेलेबिलिटी में लिख देते, राइट। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस प्रॉब्लम बनाते और उसका सॉल्यूशन निकाल देते हो। ठीक है, तो बच्चे अब ये बताओ, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए किस तरह से अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड बनाते हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई है? ये चीज आपको क्लियर हुई है बेटे? यस, 2429 मोनिका, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सिर्फ इसी में लिखो आप चैट बॉक्स में, अनम्यूट करो खुद को। चलो एक बार मैं और कंप्लीट ये टॉपिक कंप्लीट करती हूँ बेटा, उसके बाद जो है मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी।
यस, ऑप्टिमम एलोकेशंस आप फाइंड आउट कर ही लोगे इस तरह से, वो तो मेथड लगाने के बाद की बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका केस है डीजेनरेसी की प्रॉब्लम। आपने देखो, आपने उसमें भी की थी बेटा, सिंप्लेक्स मेथड में भी की थी आपने डीजेनरेसी की प्रॉब्लम। कब आती थी आपके पास डीजेनरेसी की प्रॉब्लम? जब टाइप हो जाता था आपके पास रिप्लेसमेंट रेशियो, या फिर आपके बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आ जाती थी, ठीक है, तो आपकी डीजेनरेसी वहां पर क्रिएट होती थी। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में व्हेन यू से दैट डीजेनरेसी अराइजेस, ठीक है, अगर आपकी जो ऑक्युपाइड सेल्स हैं, जो आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आप निकालते हो बेटा, ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में अगर आपकी नंबर ऑफ एलोकेशंस लेस देन m प्लस n माइनस 1 है, आप जानते हो बेटा ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई करने के लिए कंडीशंस चेक करना जरूरी है, ठीक है। टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी में कंडीशन चेक करते हो आप, एक ऑक्युपाइड सेल्स की इंडिपेंडेंसी की, और एक आपकी एलोकेशंस इंडिपेंडेंट हो उसकी, और एक m प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ एलोकेशंस हो। अगर आपकी नंबर ऑफ एलोकेशंस लेस देन m प्लस n माइनस 1 है, तो आपका जो है केस डीजेनरेसी का केस है। आप यहाँ देख सकते हो, डीजेनरेसी अकर्स इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल इज लेस देन m प्लस n माइनस 1। अब इससे हम कैसे सॉल्व करें? टू सॉल्व डीजेनरेसी वी इंट्रोड्यूस, इसका मतलब क्या हुआ, हमें जैसे वहां डमी सोर्स डमी डेस्टिनेशंस क्रिएट हो रहे थे विद जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, इस तरीके से हमने वहां सॉल्यूशन निकाला था डिमांड और अवेलेबिलिटी के लिए इक्वल बनाने के लिए। जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ हमने डमी ओरिजिन्स और डमी डेस्टिनेशंस क्रिएट कर दिए थे, उससे देखो इफेक्ट भी नहीं पड़ा और आपकी प्रॉब्लम भी बैलेंस्ड हो गई थी। अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस ही कम है आपके पास, ऑक्युपाइड सेल्स ही आपकी कम बनी है, तो उनको इक्वल कैसे करें? इक्वल कैसे करें? यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, किसी अनऑक्युपाइड सेल को एलोकेशंस दे देंगे। देखो, टू रिजॉल्व डीजेनेरेसी प्रॉब्लम वी इंट्रोड्यूस एन इनफाइनाइटेसिमली एलोकेशन, ठीक है, से E in the least cost and independent cell so that number of occupied cells become m plus n minus 1। ठीक है बेटा, कैसे हम करेंगे? देखो, हमने अपना मेथड लगा दिया है, आपके पास सॉल्यूशन आ गया है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब आप टेस्ट लगाना चाहते हो ऑप्टिमलिटी टेस्ट, बट आपने देखा कि आपकी नंबर ऑफ एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 से लेस है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो अनऑक्युपाइड सेल्स हैं उनमें से लीस्ट कॉस्ट वाला सिलेक्ट करोगे और उसको आप इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलोकेशन E आप दे दोगे। नोटिस करो बेटा, E आप क्या कर रहे हो, E आपके पास बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है, ये 0 भी नहीं है लेकिन ये 1 भी नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आपके पास है, ठीक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि फिजिकली तो आपकी एग्जिस्ट कर नहीं रही है, लेकिन हाँ आपके पास आप ये कह सकते हैं कि एलोकेशंस दे दी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखिए, नोट करोगे बेटा, अगर ई आप किसी में ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम एनी क्वांटिटी, द क्वांटिटी रिमेन्स अनलिटर्ड, क्योंकि दिस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब आप ये देखो, हम ये सोचते हैं कि हम 0 लिख देते, ई क्यों लिखा हमने? वी डू नॉट राइट 0 इन प्लेस ऑफ ई एज इट इज वन ऑफ द एलोकेशंस, क्योंकि ई तो आपकी वन ऑफ द एलोकेशंस है। 0 लिखेंगे तो ये तो काउंटिंग में आएगा ही नहीं, एंड विल नॉट कम इनटू काउंटिंग इफ इट इज रिटन एज 0। सो वी राइट ई एंड नोट 0 इन इट्स प्लेस, ठीक है ना, एंड काउंट इट एज वन ऑफ द एलोकेशन। हम ये मान लेते हैं कि हाँ इस प्लेस पे भी एलोकेशंस हुई हैं, ठीक है, ओके। तो अब ये देखो कैसे हम करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमारा पहले वाला हमारा एक एग्जांपल है, इसमें एलोकेशंस आपके पास हो गई हैं, ठीक है, जो ऊपर हमने डिफाइन किया था। अब नंबर ऑफ एलोकेशंस, इसमें देखो हमने क्या किया, लिस्ट कौन सी बनेगी, ये है आपके पास कम बन गई है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 आपके पास 6 7 8, 8 माइनस 1 7 होने चाहिए थे, पर ये 6 ही है। तो आपकी जो एलोकेशंस को आप करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास बनेंगे, m प्लस n माइनस 1 के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं ना, ये हो गए 5 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हमने क्या किया, 0 को e दे दिया है, 0 को हमने क्या दिया, e दे दिया, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक है, इक्वेट करने के लिए। आगे ये तो प्रोसीजर किया हुआ है इसलिए आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ इस तरह से हम क्या करेंगे सब, क्योंकि देखो ऑक्युपाइड जो थी वो तो थी ही,
जो ऑक्युपाइड थी वो थी, जो अनऑक्युपाइड है उनमें मिनिमम ढूंढेंगे। यहाँ पे 0 है मिनिमम, तो 0 को हमने दे दिया और फिर हमने अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है ना। प्रोसीजर जैसा आपका होता है वैसे प्रोसीजर, कोई भी दिक्कत आपकी नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, अगर m प्लस n माइनस 1 आपके पास जो है नंबर ऑफ एलोकेशंस जो m प्लस n माइनस 1 जो है आपके पास लेस देन 1 है नंबर ऑफ एलोकेशंस इससे, तो आप क्या करेंगे, अनऑक्युपाइड सेल में लीस्ट वैल्यू ढूंढेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, और उसको ई इनफिनिटेसिमली स्मॉल जो होता है उसको ई डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देखो, जैसे यहाँ पर 38 को ई आपने डिनोट किया, उसके बाद सिंपली सॉल्व करो, जैसे आप मोटी मेथड लगाते हो वैसे लगा दो, नो इशू, ठीक है। सो इस तरह से आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो टॉपिक है वो बेटा आपका क्लियर होता है, ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक, ठीक है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया हो।